सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें बीकानेर में बेखौफ हो रहे बदमाशों की वानगी भर हैं। यहाँ आए दिन इस तरह के हमले और गोलीबारी होती रहती है। इस बार गंगा शहर में बीजेपी महामंत्री मोहन सोराणा के भतीजे नरेंद्र सोराणा के घर पर हमला हुआ है। आप इन सीसीटीवी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह बाइक से आया बदमाश इस घर की ओर फायरिंग कर रहा है। इस फायरिंग को देखकर लग रहा है कि बदमाशों को कोई डर ही नहीं। हो सकता है बदमाश यही जताने की कोशिश भी कर रहा हो कि उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है और नरेंद्र सोराणा को भी वो देख लेंगे। इस हमले को लेकर बीजेपी महामंत्री मोहन सोराणा का कहना है कि उन्हें कई दिन पहले से ही धमकी भरे फोन आ रहे थे, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और अब ये हमला हुआ है। इस हमले की खबर सुनकर पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बीच सड़क पर अफरा तफरी की ये तस्वीरें अलवर जिले के बानासूर से आई हैं। सोमवार देर शाम कुछ लड़के सरेआम आपस में भिड़ गए और इनके बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के लड़कों ने एक दूसरे पर न केवल पत्थर फेंके बल्कि नजदीक आने पर लात घूंसे भी चलाए। सरेआम हो रही इस मारपीट की वजह से बानासूर इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार और आम लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से दोनों गुटों के लड़कों के बीच ये मारपीट हुई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। खास बात यह कि बानासूर इलाके में घंटे भर ये हंगामा होता रहा, लेकिन पुलिस वाले मौके पर नहीं पहुंचे और न ही आम लोगों में से किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश की। आदर्श नगर थाना पुलिस ने जयपुर में बदमाशों को हथियार सप्लाई करने वाले एक गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों के नाम अंकुर शर्मा, संजय कुमार और अभिषेक जैन हैं। ये तीनों अलवर के बानासूर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्तौल, कारतूस और एक लग्जरी कार भी बरामद की है। पुलिस अब आरोपियों से हथियार खरीदने और जयपुर में सप्लाई करने के संबंध में पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि त्योहारों को देखते हुए शहर में गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इसी दौरान पिंक स्क्वायर मॉल के पास बाहर से आई एक कार की जब तलाशी ली गई तो उसमें से हथियार मिले, जिसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अलवर की गाड़ी थी, अलवर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी थी I-20। तो जब उसको चेक किया गया तो उसमें 3 लड़के थे और उनसे जब पूछताछ की गई कहाँ से आ रहे हैं, किस काम से आए गए, IDs वगैरह चेक की गई तो उनके पास कोई संतोषप्रद जवाब नहीं था। तो पुलिस को जैसे हिंट मिला कि ये लोग कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं तो तरीके से उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी करने पर चांस रिकवरी हुई, जिसमें कि 2 पिस्टल और कुछ कारतूस बरामद हुए उसमें से। जयपुर में एक मकान में भीषण आग लग जाने से आसपास के लोग दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि ये मकान अभी पूरी तरह बना नहीं था और उसमें लकड़ी का काम चल रहा था, तभी उसकी दूसरी मंजिल पर आग लग गई। इससे पहले कि लोग उसे बुझाने की कोशिश करते, आग ने मकान के हर हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। मकान में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें मकान के चारों तरफ से उठने लगी। इतना ही नहीं, आसपास के दूसरे मकानों में भी आग फैलने का खतरा बढ़ने लगा। आग लगने की खबर के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए फायर फाइटर दूसरे मकानों की छतों पर चढ़ गए। वहीं से उन्होंने पानी की बौछार की, जिससे आग बुझ सकी। इस मकान में लकड़ी का काम चल रहा था, जिससे आग तेजी से फैल गई। गनीमत ये रही कि आग लगते ही मकान में काम कर रहे सभी मजदूर बाहर निकल आए थे। अलवर जिले में बहरोड के वरडोद कस्बे से गिरफ्तार ये लोग IPL मैच में सट्टा लगा रहे थे। पुलिस को इनके पास से 3 मोबाइल फोन, 3 बाइक, 1 गाड़ी, नकदी और लाखों का हिसाब भी मिला है। पुलिस का कहना है कि उन्हें पिछले कई दिनों से IPL मैचों पर सट्टा लगाने की खबर मिल रही थी और जैसे ही खबर पक्की मिली, पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई और इनकी गिरफ्तारी हो सकी। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस इलाके में और कौन कौन सट्टा लगा रहे हैं और इनके साथ और कितने लोगों ने सट्टा लगाया था। बड़ौद में IPL मैच का बड़ा सट्टा चलता, जिसमें हम काफ़ी दिन से लग रहे थे। आज हम उसमें कामयाब हुए और एक LED, 3 मोबाइल, लगभग 43,000 के आसपास की नकद राशि और 2-3 लाख रुपए का हिसाब किताब सट्टे का मिला। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, 3 बाइक, 1 क्रेटा ये भी जब्त किए। मौके से कार्रवाई भी जारी है। कोरोना काल में त्योहारों और नगर निगम चुनाव के दौरान CM अशोक गहलोत ने कई खास अभियान चलाने का फैसला किया है।
त्योहारों के दौरान मिलावटखोरी ना हो, इसके लिए 26 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने का फैसला किया गया है। नवंबर के आखिर तक चलने वाले इस अभियान के लिए राज्य स्तर पर सीनियर अफसरों का ग्रुप बनेगा। जिलों में कलेक्टर के निर्देशन में अभियान चलेगा। साथ ही संगठित मिलावटखोरी की जानकारी देने वालों को इनाम मिलेगा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के साथ साथ सीएम गहलोत ने नगर निगम में चुनाव प्रचार के लिए भी उम्मीदवारों से खास अपील की है। सीएम ने कहा है कि उम्मीदवार वर्चुअल माध्यम से ही चुनाव प्रचार करें। प्रचार में एक से ज्यादा व्यक्ति को साथ नहीं रखें। चुनाव में कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करें। सीएम गहलोत ने कहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए ये निर्देश दिए गए हैं। एमबीसी एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। नारेबाजी कर रहे ये लोग डूंगरपुर बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी अजमेर विद्युत वितरण निगम FRC के साथ एमबीसी को भी निजी हाथों में दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। डूंगरपुर के विद्युत विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि FRC और एमबीसी का काम निगम कर्मचारी करते हैं। इसके बावजूद इसका निजीकरण किया जा रहा है। इस निजीकरण से बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ आम उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ये लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। सरकार और निगम प्रशासन की हरदर्मिता की वजह से ये FRD और एमबीसी मॉडल पे ठेके पे दे रहे हैं। जैसा कि अभी ज्ञात हुआ है कि बांसवाड़ा में देने का जा रहा है और इसी संदर्भ में हम भी ये आंदोलन आज लेके चल रहे हैं और इस प्रकार का कार्यक्रम आज पूरे राजस्थान के अंदर एमबीसी मॉडल और निजीकरण को रोकने के लिए किया जा रहा है। नवरात्र में चौथ और मंगलवार के शुभ संयोग पर पुष्कर के गया कुंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान प्रेत बाधा निवारण के लिए कई लोग खास अनुष्ठान भी करते नजर आए। मान्यता है कि चौथ और मंगलवार का जब भी संयोग होता है तब गया माता साक्षात सुदाबाई स्थित बावड़ी में निवास करती हैं और यहाँ पिंडदान के साथ श्राद्ध करने से भटकती आत्माओं को मुक्ति मिलती है। विज्ञान ऐसी परंपराओं को अंधविश्वास कहता है, लेकिन फिर भी जब इस तरह का संयोग बनता है, प्रेत बाधा दूर करने के लिए यहाँ ऐसी ही भीड़ उमड़ती है। इसका महत्व है कि ये सतयुग चलाया है। राजा रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ का पिंडदान दिया था। यहाँ नहाने से शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा दूर होती है। ये सतयुग चला आ रहा है। यहाँ पिता रामचंद्र जी आए थे, अपना पिता दशरथ का बालू मिट्टी से पिंडदान दिया था और यहाँ पे भगवान के जो भी शरीर में कोई डाक नहीं, भूत नहीं, पिशाच नहीं, पितर दोष कोई भी होता है, यहाँ नहाने से सब मोक्ष हो जाता है। तो बढ़ते आगे 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं देश की कई और अहम खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है और इससे ठीक होने की दर 88% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि भारत सबसे पहले लॉकडाउन लागू करने वाले देशों में शुमार था और लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रैंड चैलेंजर्स की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि कोविड संक्रमण का टीका विकसित करने के मामले में हम अग्रिम मोर्चे पर हैं और इनमें से कुछ तो एडवांस स्टेज पर हैं। टुडे वी आर सीइंग ए डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ केसेस पर डे एंड इन द ग्रोथ रेट ऑफ केसेस। इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रिकवरी रेट of 88%. This happened because India was one of the first countries to adopt a flexible lockdown when the total cases were just a few hundred. बिहार चुनाव पर जारी सियासी घमासान के बीच राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्तियों की मांग ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर से बिहार में एनडीए के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले बाजारों में उनकी मूर्तियों की मांग बढ़ गई। मुजफ्फरपुर में कई मूर्तिकारों ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में पीएम की मूर्तियों की बिक्री में तेजी आई है। कहीं भी आपके सामने चुनौतियां खड़ी होंगी तो उसमें एक बड़ा अवसर भी छुपा होगा। इसी मंत्र को ध्यान में रखते हुए मूर्तिकार जयप्रकाश ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिमा बनानी शुरू की
अलग अलग आकार की ये मूर्तियां न सिर्फ लोगों को पसंद आ रही हैं, बल्कि इससे मूर्तिकारों के काम को भी नई रफ्तार मिली है। चुनाव के कारण यह ज्यादा डिमांड बढ़ा है मूर्ति का। दावा किया जा रहा है कि चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान और पटना समेत कई जिलों में पीएम की मूर्तियों की मांग बढ़ी है। बहुत ही यूनिक है, आज तक कहीं भी ऐसा देखा नहीं है मैंने बनाया हुआ, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। बिहार के पहले चरण की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर वोटरों को साधने के लिए पीएम का प्रचार अभियान 23 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू होगा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जब एक चलती बस अचानक आग की लपटों में घिर गई। हादसे के वक्त उस बस में कई लोग सवार थे, जिनकी जान खतरे में पड़ गई। बस में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बीच सड़क पर हुए इस हादसे को देखकर वहां अफरा तफरी भी मच गई। बताया गया है कि आग लगते ही उस बस में सवार सभी लोग किसी तरह नीचे उतर आए, जिसके बाद आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीम वहां पहुंच गई। वहीं पुलिस ने एहतियात बरतते हुए उस सड़क पर दूसरी गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। हालांकि दमकल के कर्मचारी जब तक आग को बुझा पाते तब तक बस जलकर राख हो चुकी थी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेकाबू होने के बावजूद खुले में कूड़ा जलाना बंद नहीं हो रहा, जबकि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत सबसे पहले खुले में कूड़ा जलाने पर रोक लगाई जाती है। लेकिन चोरी छिपे ही सही लोग कूड़ा जलाने से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में तो कूड़े में लगी आग की लपटों ने बिजली के एक ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीर आपको जहांगीरपुरी की दिखाते हैं। देखिए सामने कूड़े के ढेर में आग लगाई और आग फैलते फैलते इतनी ज्यादा फैल गई कि आप देखिए कि ट्रांसफार्मर में इस वक्त आग लग गई है। काफी देर तक बिजली के ट्रांसफार्मर से चिंगारियां निकलती रहीं और पटाखों जैसी आवाजें आती रहीं। आसमान में उठते धुएं ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया। आसपास के रिहायशी इलाकों के लोग इसी धुएं के बीच चहल पहल करते दिखे। काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने पहुंची। दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसी घटनाओं पर सरकार सख्ती बरत रही है। अवेयरनेस का काम भी सरकार कर रही है, एक्शन का काम भी सरकार कर रही है। तो अभी जैसे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहां पर जो टीमें हैं उनको हम भेज करके और वहां पर एक्शन ले रहे हैं। जानकारों का मानना है कि दिल्ली के प्रदूषण में एक बड़ा हिस्सा खुले में कूड़ा जलाने की वजह से होता है। दिल्ली में लगभग 20 से 30% जो प्रदूषण है वो कूड़े जलाने के कारण है, जो ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज है। दिल्ली में अलग अलग सरकारी महकमों की सैकड़ों टीमें केवल इसीलिए तैनात हैं ताकि प्रदूषण से जुड़े निर्देश न मानने वालों पर कार्रवाई की जा सके। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा का रहने वाला एक लड़का काफी सुर्खियों में है, जो अपने सूफी संगीत और गीतों से लोगों का दिल जीत रहा है। वो फिलहाल YouTube पर अपने म्यूजिक वीडियो बनाकर अपलोड करता है, जो काफी वायरल है, जिन्हें अब तक लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास के दूर दराज के इलाके में रहने वाले इस गायक ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा को सबके सामने रखा और कई अवार्ड भी जीते। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। वकार खान के कई म्यूजिक वीडियो को लोगों ने काफी पसंद किया और उनके हुनर की तारीफ भी की। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। इस कश्मीरी गायक ने घाटी के उभरते गायकों को कश्मीर के सितारे कार्यक्रम के जरिए मंच देने के लिए न्यूज 18 उर्दू को सराहा। साथ ही उसने बताया कि उसे बचपन में ही संगीत में रुचि थी, जिसे उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। जब स्कूल में थे तभी छोटे छोटे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया स्कूल टाइम से, तो वहाँ से जो है शौक डेवलप हुआ। वकार खान के परिवार वालों को भी उससे काफी उम्मीदें हैं और भरोसा है कि वो अपनी मेहनत के दम पर और आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रहने वाला यासिर रेशी नाम का एक स्टंटमैन काफी चर्चा में है, जो न केवल जबरदस्त स्टंट करता है बल्कि घाटी के दूसरे लड़कों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। यासिर ने बताया कि कई बार जख्मी होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और बचपन के शौक को उसने बड़े होने तक बरकरार रखा। यही वजह रही कि अब वो असल जिंदगी में तरह तरह के स्टंट कर पाने में सक्षम है। यही नहीं, अपने हुनर से वो दूसरों के लिए मिसाल भी बनता जा रहा है। उसने नौजवानों को नशे की दुनिया से दूर रहने की अपील भी की। मेरी गुजारिश है यूथ से वो सपोर्ट्स की ओर आ जाए, वो ड्रग से दूर रहे। अक्सर फिल्मों में दिखने वाले कई स्टंट को यासिर ने बड़ी आसानी से करके दिखाया। वो कभी काफी ऊंचाई से पानी में कूद गया तो कभी छलांग लगाकर एक कार के दूसरी तरफ जाकर दिखाया। यही नहीं, हाथों के बल चलना हो या दौड़कर पेड़ के तने के जरिए उस पर चढ़कर वापस नीचे कूदना हो, ये सब उसके लिए बेहद आसान दिखा। दिल्ली में बाबा का ढाबा के बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में संकट के बीच फंसी रोटी वाली अम्मा को जब मदद पहुंचाने की मुहिम न्यूज 18 ने चलाई तो 80 साल की भगवान देवी के हाथों का खाना खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अम्मा के नाम से मशहूर हुई भगवान देवी पिछले 20 साल से आगरा में फुटपाथ पर ढाबा चला रही, जिनका वीडियो इंटरनेट पर इस कदर वायरल हुआ कि दूर दूर से लोग उनकी मदद के लिए पहुंचने लगे। जिस तरीके से न्यूज 18 पर अम्मा की खबर दिखाई गई, उसके बाद अम्मा के जो आंसू हैं
वो अब मुस्कान में बदल चुके हैं। आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज के पास फुटपाथ पर ढाबा चलाने वाली 80 साल की भगवान देवी के लिए ये समझ पाना मुश्किल था कि आखिर अचानक इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई। हालांकि वहां आए किसी भी शख्स को उन्होंने लौटाया नहीं, वो बराबर काम में लगी रहीं और मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां पकाकर लोगों को खिलाती हुई नजर आईं। आप सिर्फ वीडियो देख के अम्मा के पराठे खाने आए हैं? वीडियो देख के खाली आए, ये मान लीजिए मेरे पे टाइम भी नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा मैं अम्मा के पराठे खाने जरूर जाऊंगा। रोटी वाली अम्मा और अम्मा दा ढाबा के नाम से भगवान देवी का वीडियो इंटरनेट पर लाखों दफा देखा गया और ये वीडियो अब भी काफी पसंद और शेयर किया जा रहा है। इस उम्र में अगर वो मेहनत कर रही हैं, उनकी आधा किलो दाल भी नहीं बिक पा रही है, तो ये बहुत ही दुखद है। तो इनके लिए वीडियो डालना चाहिए और एक आवाज उठानी चाहिए। भगवान देवी का कहना है कि उनके दोनों ही बेटे उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते, जिसकी वजह से वो 80 साल की उम्र में भी फुटपाथ पर ढाबा चलाने को मजबूर हैं। सरकार से मदद चाहती हो कि तुम्हारा ये ढाबा बड़ा कर दिया जाए, चाहती हो ऐसा? बेटा बड़ा हो जाए ढाबा मेरा, हाँ यही चाहती हूँ मैं। दिल्ली में जैसे बाबा का ढाबा पर लोगों ने प्यार लुटाया, ठीक उसी तरह आगरा में भी रोटी वाली अम्मा का वीडियो वायरल होने के बाद लोग भगवान देवी की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो चलिए सबसे आखिर में आपको दिखाते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान में आए सियासी भूचाल के बीच सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती का आरोप लगाने में जुट गए। शुरुआत इमरान खान ने की और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर किए हमलों के लिए नवाज शरीफ को घेरना शुरू किया और सीधा उन पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया। हमला जनरल बाजवा पे नहीं, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। यही बात नरेंद्र मोदी कर रहा था। इमरान को जवाब नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने दिया, वो भी कराची में हुई रैली में हजारों की भीड़ के सामने। कश्मीर प्लेट में रख के मोदी को पेश करो तुम, कश्मीर का मुकदमा हार जाओ तुम, भारत को सलामती काउंसिल के लिए वोट दो तुम, और मोदी की जबान हम बोल रहे हैं। विपक्ष की ताबड़तोड़ रैलियों ने इमरान खान की नींद उड़ा रखी है और इन रैलियों की वजह से केवल इमरान खान ही नहीं बल्कि इमरान के दोस्त और पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी परेशान हैं, क्योंकि विपक्ष के निशाने पर इमरान और बाजवा दोनों हैं। इमरान खान के खिलाफ बने विपक्ष की 11 पार्टियों के मोर्चे ने अब तक 2 रैलियां की हैं, पहली गुजरांवाला में और दूसरी कराची में। रैलियों में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के अलावा मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल हुए। हमें ये खुदली हुकूमत कबूल नहीं है। अब इस हुकूमत को, इस सिलेक्टेड को, इनके सिलेक्टर्स को हमारा पेज पे आना पड़ेगा, वरना इन सबको जाना पड़ेगा। इन रैलियों का एजेंडा इमरान खान को सत्ता से बाहर करना है। रैलियों से इमरान खान इस कदर बौखलाए हैं कि उन्होंने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ पुलिस और सेना का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। मरियम नवाज के पति कैप्टन सफदर को कराची से गिरफ्तार करने की तस्वीरें भी सामने आईं। इमरान विरोधी नारे लगाते हुए सफदर पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। वोट को इज्जत दो, इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ट्विटर पर कुछ वीडियो मरियम नवाज की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी डाले। दावा किया गया कि सफदर को गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान पुलिस कराची के एक होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। अमेरिका के बॉस्टन में राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ विरोधियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहां एक रैली में ट्रंप के समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए आगे आना पड़ा। पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर दोनों पक्षों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की और सभी से पीछे हटने की अपील करते दिखाई दिए। पुलिस की सख्ती के बावजूद ट्रंप के कुछ विरोधियों ने बीच सड़क पर एक प्लेकार्ड में आग लगा दी और उसके चारों तरफ घूमकर राष्ट्रपति के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखा। इलाके की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसे ही कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। एक आदमी तो वहीं सड़क पर लेट गया, जिसे जैसे तैसे 2 पुलिस वालों ने उठाया। कुछ प्रदर्शनकारी तो इस कदर अड़ गए कि पुलिस को उन्हें पीछे की तरफ धकेलने के लिए उन पर बल का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसे हालात में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकी हमले में मारे गए टीचर के समर्थन में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बच्चों को पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाकर पढ़ाने की वजह से उनकी गला काटकर हत्या कर दी गई, जिसके खिलाफ सैकड़ों लोग राजधानी पेरिस की सड़कों पर उतर आए और मारे गए टीचर के समर्थन में मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने हाथों में पोस्टर और प्लेकार्ड लेकर इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में उस टीचर से पढ़ने वाले छात्र और उनके परिवार वाले भी शामिल हुए। एक छात्र तो घटना को याद कर रोने लगा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी दिल दहला देने वाली इस घटना की निंदा की और इसे इस्लामी आतंकवाद करार दिया। वहाँ बीते शुक्रवार को इस टीचर की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी।
हालांकि बाद में हमलावर को भी मार गिराया गया था। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पुलिस वाले हमलावर पर गोलियां चलाते नजर आए। बताया गया कि हमलावर 18 साल का एक शरणार्थी था, जिसके बाद पुलिस ने उससे जुड़े लोगों की जांच भी तेज कर दी। यूरोप के देश चेक रिपब्लिक में पाबंदियों के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई। वहां कोरोना की वजह से कई नई पाबंदियां लागू कर दी गईं, जिनके विरोध में सैकड़ों की भीड़ राजधानी प्राग की सड़कों पर उतर आई और प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस से झड़प शुरू हो गई। कुछ ही देर में हालात इतने बेकाबू हो गए कि लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायरिंग भी की। इस दौरान कई लोग जलते हुए पटाखे भी फेंकते दिखे। इन प्रदर्शनकारियों में बड़े पैमाने पर फुटबॉल और आइस हॉकी के फैन भी शामिल थे, जो कोरोना की वजह से सभी तरह की खेल प्रतियोगिताओं पर रोक लगाने के फैसले का विरोध कर रहे थे। ये लोग फैसले के विरोध में राजधानी प्राग में एक रैली निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने नियमों का हवाला देते हुए उसे खत्म करा दिया, जिस पर उनका गुस्सा और भड़क गया और पुलिस वालों से ही वो उलझ गए। हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर डंडे भी बरसाए, लेकिन उन पर पुलिस की किसी भी सख्ती का असर ही नहीं हुआ। कुछ लोग तो हाथों में बंदूक लिए पुलिस वालों के सामने खड़े होकर उन्हें खुली चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटे। इस हंगामे में कई लोग घायल भी हो गए, जबकि कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चीन के सिचुआन प्रांत से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक ट्रक ने एक स्कूटी सवार महिला और उसकी बेटी को टक्कर मार दी। यह हादसा वहां के एक चौराहे पर हुआ, जहां ट्रैफिक पुलिस के कुछ जवान भी तैनात थे और उनमें एक पुलिस वाले ने टक्कर से ठीक पहले सीटी बजाकर उस ट्रक को रोकने की कोशिश भी की। इससे पहले स्कूटी सवार महिला अपनी बेटी के साथ ट्रक के ठीक बगल से निकली, लेकिन ट्रक के ड्राइवर की उन पर नजर नहीं पड़ी। जैसे ही स्कूटी सवार महिला ने ट्रक के आगे से बाईं ओर जाने की कोशिश की कि तभी ट्रक की स्कूटी से टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही स्कूटी गिर पड़ी और उस पर सवार महिला और उसकी बेटी भी ट्रक के ठीक अगले टायर के पास जा गिरे। इतने में ट्रैफिक की सुरक्षा में तैनात वो पुलिस वाला भी दौड़ता हुआ पहुंच गया, जो ट्रक को रोकने के लिए सीटी बजा रहा था। उसकी सीटी की आवाज सुनकर ट्रक स्कूटी से टक्कर लगते ही रुक गया और स्कूटी सवार महिला और उसकी बेटी इस हादसे में बाल बाल बच गए।